हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्लास 12 सेमेस्टर 4 बिजनेस स्टडीज़ का ये सेकंड चैप्टर है डायरेक्टिंग। इससे पहले जो है हम लोग एक चैप्टर ऑलरेडी यूट्यूब में डाल चुके हैं और आपको डिटेल्ड में वो चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया गया है, ठीक है ना। स्टाफिंग वाले चैप्टर को, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस, चैप्टर का शॉर्ट नोट सब दे दिया गया कि इस तरह से हम लोगों का क्लासेस होगा। और हम ये आप लोगों को बोले थे कि फर्स्ट चैप्टर के बाद फ्रॉम सेकंड चैप्टर ऑनवर्ड्स मेरा यूट्यूब में पूरा वीडियोस नहीं आएगा, सिर्फ पहला दिन का वीडियोस अपलोड होगा। तो आज डायरेक्टिंग का पहला दिन है। ये चैप्टर को कंप्लीट करने में हमको 4-5 क्लासेस लगेगा, 3-4 क्लासेस लग सकता है। तो पहला दिन वाला जो वीडियो है वो यूट्यूब में रहेगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी है, और नोट्स और जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर का समरी, ये सब क्वेश्चन आंसर्स ये सब अवेलेबल नहीं होने वाला है। उसके लिए आपको हम लोगों का पेड बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। और हम लोग का पेड बैच ज्वाइन करने के लिए हमको 8334835908 ये नंबर पर कॉल और मैसेज करिए, ठीक है। और हम लोगों का आप चाहे तो ऑल सब्जेक्ट का भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कॉमर्स का जितना भी सब्जेक्ट्स है, या कोई एक सब्जेक्ट के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑल सब्जेक्ट्स या 2, 3, 4 के लिए ऑप्ट करेंगे तो फीस जो है वो 1999 फुल सेमेस्टर का होने वाला है। और अगर आप सिर्फ कोई एक सब्जेक्ट, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंट्स, इको, कोई एक सब्जेक्ट के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो आपका जो फीस है तो वो होने वाला है सिर्फ 999 रुपीज़। क्लियर हुआ? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का फर्स्ट डे है डायरेक्टिंग वाला चैप्टर का। तो डायरेक्टिंग वाला चैप्टर का फर्स्ट डे में हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है हम लोगों का सिलेबस। इससे आने वाला है 7 मार्क्स का क्वेश्चन। डायरेक्टिंग से टोटल एग्जाम में आएगा 7 मार्क्स का क्वेश्चन, और 7 में से इस चैप्टर से भी एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का लॉन्ग, और एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का शॉर्ट, मिला के हो जाएगा 7 मार्क्स। क्लियर हुआ? पॉइंट समझ में आया क्या? 2 क्वेश्चन जैसे स्टाफिंग में था, एक 5 मार्क्स वाला, एक 2 मार्क्स वाला, तो उसी तरह एक 5 मार्क्स वाला डायरेक्टिंग से और एक 2 मार्क्स वाला भी डायरेक्टिंग से, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर खत्म करने के बाद हम आप लोग को पूरा 10 इयर्स का क्वेश्चंस आंसर्स के साथ देंगे, जैसे प्रीवियसली किए थे। पूरा चैप्टर का समराइज्ड फॉर्म में शॉर्ट में नोट देंगे 1-2 पेज में, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकता है, और नोट्स पूरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर फॉर्म में 5 मार्क्स और 2 मार्क्स वाला में नोट्स, वो भी आप लोगों को हम प्रोवाइड करेंगे। बट ये सब चीज़ यूट्यूब में अवेलेबल नहीं होगा, ये सिर्फ पेड बैच के स्टूडेंट को रहेगा। ये चैप्टर का सिर्फ फर्स्ट वीडियो ही यूट्यूब में अवेलेबल होगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टिंग क्या मतलब है सर? डायरेक्टिंग का मतलब है सर डायरेक्शन देना, जो हम लोगों का सोसाइटी में लोगों को बहुत पसंद है। डायरेक्शन देने में सब बहुत आ गया, अरे ये कर दो ना, वो कर दो ना। देखते हो जब क्रिकेट मैच चलता है, कोहली फालतू गए वाला बॉल को मारा, आउट हो गया, अब डायरेक्शन देना सब पीछे से चालू। अरे कोहली को तो छोड़ देना चाहिए था, रोहित को तो आगे बढ़ के छक्का मार देना चाहिए था, अरे बुमराह को तो अभी बाउंसर मारना चाहिए था। तो यही होता है डायरेक्टिंग, डायरेक्शन देना, ठीक है। बट हम लोग जो डायरेक्शन देते हैं, हम लोग मतलब हम और तुम, हम लोग का जो सोसाइटी में देता है वो होता है बेकार, उसका कोई वैल्यू नहीं है। अरे विराट कोहली क्या सुन रहे हैं तुमको? अरे हाँ, मोहल्ला में खड़ा होकर तोपसिया से एक लड़का बोल रहा है कि हमको जो है ऑफ साइड का बॉल को छोड़ देना चाहिए, तो हम छोड़ दे रहे। या पार्क सर्कस में बैठ के कोई एक लड़का है, बुमराह को बोला है यॉर्कर मारने, तो बुमराह जाके यॉर्कर मार दिया। ऐसे नहीं होता है। तो हम लोग जो डायरेक्शन देते हैं वो बेकार डायरेक्शन होता है। फॉर्मली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिंग? देखो, डायरेक्टिंग कैन बी डिफाइंड एज अ मैनेजरियल फंक्शन। ये एक मैनेजरियल फंक्शन है भाई। प्लेयर्स लोग को डायरेक्शन देगा मैनेजमेंट। अभी मैनेजमेंट में जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गौतम गंभीर है, ठीक है ना, फिर तुम्हारा जय शाह है, वो लोग डायरेक्शन देगा। इट इज़ अ मैनेजरियल फंक्शन कंसर्न्ड विथ इंस्ट्रक्टिंग, guiding, supervising and motivating the employees to work efficiently in order to achieve organizational goals। तो डायरेक्टिंग एक मैनेजरियल फंक्शन है जहां पे आप वर्कर्स को
इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, सुपरविजन करते हैं, मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को ताकि वो और मेहनत से काम करे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो फुलफिल हो पाए। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं सर? इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिंग। क्या बोलते हैं सर? इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिंग। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे आते हैं। देखिए यहाँ पे ना सिलेबस में दिया हुआ आपको पढ़ना क्या क्या है। डायरेक्टिंग का कॉन्सेप्ट हो गया, मीनिंग, उसके बाद इम्पोर्टेंस। बट हम जब पढ़ाएंगे आप लोगों को तो हम स्किप कर करके तो नहीं पढ़ा सकते, हमको एक पूरा फॉर्म में पढ़ाना पड़ेगा। बट जैसे कि फीचर्स हम लोग के इसमें है ही नहीं। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के बाद डायरेक्टली क्या? इम्पोर्टेंस। तो क्या हम डायरेक्टली इम्पोर्टेंस में जंप कर जाएं? देखो हम कर सकते हैं जंप, ठीक है। तो इसको बताने का मेरा मोटिव ये है कि हर चीज़ जो बुक में दिया हुआ है वो सब सिलेबस का पार्ट नहीं है। हर चीज़ जो बुक में दिया है वो सब सिलेबस का पार्ट नहीं है। मीनिंग हो गया। अब उसके बाद आता है इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस से पहले फीचर्स दिया हुआ है, तो ये सबको भी हम लोग एक बार गो थ्रू कर लेंगे। डायरेक्टिंग का क्या फीचर्स है? सबसे पहला फीचर्स, तो आप लोग जब क्वेश्चन आंसर्स हम देंगे आप लोगों को तो उसमें हम मेक श्योर करेंगे कि सिलेबस में जो है बस वही रहे, बाकी सबको हम काट छाट दें। तो पहला फीचर है डायरेक्टिंग का, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग से एक्शन इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है। देखो डायरेक्टर बोलता है एक्शन, बोलता है ना, मूवी का शूटिंग देखिए डायरेक्टर क्या बोलता है? एक्शन। मतलब डायरेक्शन या डायरेक्टिंग एक्शन को इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है। प्लानिंग में एक्शन नहीं हो रहा है, प्लानिंग में बस बैठ के बात हो रहा है, बातचीत हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है। डायरेक्शन के थ्रू जो प्लानिंग का एक्शन स्टार्ट होता है, इट इज़ अ परवेजिव फंक्शन। परवेजिव फंक्शन का मतलब क्या है? हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्शन का ज़रूरत है, डायरेक्टिंग का ज़रूरत है, और हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में डायरेक्शन का ज़रूरत है। टॉप लेवल में भी, लोअर लेवल में भी, और मिडिल लेवल में भी। इट इज़ अ कंटिन्यूअस फंक्शन। डायरेक्टिंग जो है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक उस वर्कर्स को डायरेक्ट करना पड़ेगा। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है तब तक ऑर्गेनाइजेशन को, वर्कर्स को और मैनेजमेंट जो है डायरेक्ट करते रहेगा। ठीक है, इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। जब ऑर्गेनाइजेशन बंद होगा तब डायरेक्शन बंद होगा। समझ में आया? ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। डायरेक्टिंग जो है, डायरेक्टिंग ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, मतलब ये प्लान को कन्वर्ट करता है परफॉर्मेंस में। यही तो काम है डायरेक्शन का। डायरेक्शन का एम क्या है? कि परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट लाना है, बेटरमेंट लाना है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया जाए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड काम है डायरेक्शन। अच्छा, डायरेक्शन डाउनवर्ड फ्लो होता है। डाउनवर्ड फ्लो का मतलब क्या है? देखो, अब हम एक स्कूल में टीचर है तो हमको डायरेक्शन कौन देगा? जो प्रिंसिपल है वो हमको डायरेक्शन देगा। क्यों? क्योंकि वो टॉप में है हमसे और हम उनके बॉटम के, हम उनके अथॉरिटी के अंदर काम कर रहे हैं। तो डायरेक्शन टॉप से बॉटम फ्लो होता है, डायरेक्शन टॉप से बॉटम फ्लो होता है। ठीक है ना? जैसे कि देखो, कैप्टन, क्रिकेट टीम का कैप्टन जो है वो मेन है और प्लेयर लोग उसके अंडर में, तो प्लेयर को डायरेक्ट कौन करेगा? डायरेक्ट करेगा कैप्टन। समझ में आ रहा है? तो डाउनवर्ड फ्लो होता है। ऐसा थोड़ी है कि हम पढ़ा रहे हैं, हमको प्रिंसिपल डायरेक्शन देगा तो हम सुनेंगे। मान लो कोई स्टूडेंट आके हमको बोलते हैं सर ये करिए, ये मत पढ़ाइए, ये मत पढ़ाइए, हम उसका सुनेंगे, या ऐसे पढ़ाइए वैसे पढ़ाइए? नहीं। वाई? बिकॉज डायरेक्शन हमेशा टॉप से बॉटम फ्लो होता है। ऊपर जो हमसे हायर अथॉरिटी में है वो लोअर अथॉरिटी को डायरेक्ट करेगा। ये लिंकिंग फंक्शन है। डायरेक्शन जो है प्लानिंग और कंट्रोल को लिंक करता है। आप प्लान कर लिए, आप प्लानिंग जो हुआ उसको कंट्रोल करिएगा। कंट्रोल कैसे करेगा? डायरेक्शन के थ्रू तो कंट्रोल होगा। डील्स विथ ह्यूमन एलिमेंट। डायरेक्शन जो है वो ह्यूमन एलिमेंट के साथ डील करता है। इट डील्स विथ ह्यूमन एलिमेंट। ठीक है, उसको मोटिवेट करना, इंसेंटिव्स देना, डराना, ठीक है, परसुएट करना। अब देखो, अलग अलग प्रिंसिपल्स है। प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग क्या है? नंबर 1 है प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्या मतलब है? एम्प्लॉय ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, सब कोई साथ में काम करे ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स फुलफिल हो।
लेकिन बहुत सारे टाइम हम लोग देखते हैं कि आपस में झेल झमेला हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका पर्सनल गोल और ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स अलग अलग हो जाता है। तो मैच खेल रहे हो, तुम सोचते रहे हम सेंचुरी मार ले भाई, टीम हारे हारे, गलत हो गया ना भाई, टीम को जिताना है। इसीलिए मैनेजमेंट क्या करता है, पर्सनल गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ रिकंसाइल करता है, ताकि एम्प्लॉय अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करे, और जब अपना परफॉर्मेंस वो इंप्रूव करेगा, ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगा। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। दूसरा होता है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। इस प्रिंसिपल के हिसाब से बोला गया है, डायरेक्टिंग हर एम्प्लॉय को हेल्प करे कि वो अपना फुल पोटेंशियल से कंट्रीब्यूट करे ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि जब वो अपना फुल पोटेंशियल से कंट्रीब्यूट करेगा तभी वो अपना बेस्ट दे पाएगा, और तभी पॉसिबल है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स फुलफिल हो। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, डायरेक्शन में बोला कि देखो तुमको 10 लोग का डायरेक्शन सुनोगे, होता है ना 3 तिगड़ा काम बिगड़ा, मतलब तुम 10 लोगों का चीज़ों को मानोगे। जैसे कि देखो हम लोग पढ़ने के टाइम भी बोलते हैं भाई कोई एक टीचर जो तुमको समझ में आ रहा है उसके पास जाओ, उसको पकड़ो और पढ़ो। तुम मेरा भी नोट्स पढ़ रहे हो, हम जो बोल रहे हैं, दूसरा टीचर है उनसे भी सुन रहे हो, उनसे भी सुन रहे हो, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तुमको एक देखो, हाँ ये टीचर अच्छा है, हमको इनका बात समझ में आ रहा है, इनका टेक्निक ऑफ एजुकेशन पढ़ाने का तरीका हमको अच्छा लग रहा है, और ये जो बोल रहे एकदम सही बोल रहे हैं, मेरा फ़ायदा के लिए बात बोल रहे हैं। ये मत देखो कि हमको अच्छा लग रहा है। तुम लोग का प्रॉब्लम ही है ना, तुम लोग देखते हैं अरे हाँ ये टीचर जो बोल रहे हैं हमको अच्छा लग रहा है। भाई अच्छा लग रहा है, अभी हम तुम लोग को बोल देंगे जितना स्टूडेंट है कोई पढ़ने का जरूरत नहीं, सबको 90% मिलेगा, तुम लोग को अच्छा लगेगा ये सुन के? क्या ये सही बात है? क्या ये रियलिस्टिक है? भाई ये तो तुम बोलोगे ना, जो समझदार स्टूडेंट रहेगा बोलेगा सर तो फेक रहे हैं, बेकार बात है, कैसे नहीं पढ़ेंगे 90% आएगा सबका। अब कुछ लोग खुश हो जाएगा, ये सर अच्छा बोल रहे हैं 90% आ जाएगा, तो ये बेवकूफ़ी हुआ। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब यही होता है कि आपको एक बॉस का बात सुनना है, एक आदमी आपको कमांड दे। ऑर्गेनाइजेशन में देखना कि एक सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर जो मिल रहा है वो एक इंसान से मिले। 10 आदमी अलग अलग लोगों को, एक लोग को अलग अलग इंसान जो है डायरेक्शन देगा तो उसका तो काम तो गड़बड़ा जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ अप्रोप्रिएशनेस ऑफ टेक्निक, इसका क्या मतलब है कि जो भी टेक्निक से आप काम कर रहे हैं उसमें आपका एबिलिटी, एटीट्यूड सब कोई बेस्ट रहना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट सुपरविजन, सुपरवाइज़र और एम्प्लॉय जिसको सुपरवाइज किया जा रहा है और वो इंसान जो सुपरवाइज कर रहा है, दोनों के बीच में एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए, डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए, ताकि इससे उन लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, डायरेक्ट सुपरविजन के अंदर रहे, मोराल हाई रहे। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप बोले डायरेक्शन देने के वक्त, इंस्ट्रक्शन देने के वक्त मैनेजर्स को चाहिए कि वो एज ए लीडर काम करे, उसको इस तरह से मोटिवेट कर दे एम्प्लॉय को कि एम्प्लॉय बोले नहीं जो ये बोल रहे हैं सही है, यही काम होगा, यही ठीक है, उसको करके दिखाए। लीडर है ना भाई, आगे बढ़ के दिखा। 2023 का वर्ल्ड कप भले इंडिया हार गया फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से, बट पूरा वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा एक लीडर बन के निकला है, लीडर के तरह काम किया। बोला अटैकिंग क्रिकेट खेलने, और कैसे अटैकिंग क्रिकेट खेलने वो हम बता रहे। अपना 50 का 100 का फिक्र नहीं कर रहा, 49 में भी है तो मार रहा है, 91 में भी है, 98 में भी है तो मार के खेल रहा है। तो इसको ही बोला जाता है इफेक्टिव लीडरशिप, कि आगे बढ़ के आप दिखाओ, शो करो। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखे। आप कैसे मोटिवेटेड रख सकते हो? फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल गोल्स के थ्रू। बोलो भाई देखते हो ना, इंसेंटिव्स रहते हैं, इतना कर लोगे इतना मिलेगा, इतना कर लोगे तो इतना मिलेगा, टारगेट फुलफिल होगे तो इतना मिलेगा। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मोटिवेट करने के लिए। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को भी यूज़ करो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है सर? अब देखो हम जा रहे हैं 5 टीचर स्कूल में, 5 से मेरा अच्छा दोस्ती हो गया, तो हम स्कूल एब्सेंट नहीं करेंगे, क्यों? मेरा दोस्ती हो गया, 5 से मज़ा आ रहा है स्कूल में पढ़ाने में। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ किया जा रहा है ताकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम सही से चले। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन है बिटवीन दी और डायरेक्टर और द सुपरवाइजर एंड द एम्प्लॉय, वो बहुत ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे होना चाहिए। दोनों को एक दूसरे का बात समझ में आए, दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। जैसे हम पढ़ा रहे, तुम मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा?
कुछ नहीं हो पाएगा। हम जितना भी अच्छा पढ़ा ले, तुम सुन ही रहे नहीं हो तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। या तुम सुनने के लिए एकदम तैयार हो बट हम पढ़ा ही नहीं पा रहे, हम जो पढ़ा रहे वो तुमको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा, तुम्हारा सर के ऊपर से जा रहा है, तो यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब होगा जब दोनों मिलकर एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को, और फॉलो अप थ्रू एक्शन, फॉलो अप करते रहना ताकि डायरेक्शन जो है, डायरेक्टिंग जो है वो अच्छे से चलते रहे। तो क्लियर हुआ पॉइंट, कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है, देखो ये इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग हम लोग के सिलेबस में भी है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। ठीक है, मार्क कर लो बुक में। देखो इसीलिए हम पहले पढ़ा रहे थे वो बुक से, फिर हम ये बुक में शिफ्ट इसलिए हुए क्योंकि 80 to 90% स्टूडेंट के पास यही वाला बुक है, निमाई बागची नहीं है। इसको है सेम चीज़ सिलेबस में, नो इशू, सिलेबस देख कर पढ़ाना है। अच्छा, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग का क्या फंक्शन है? देखो डायरेक्टिंग जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में। अब प्रॉपर डायरेक्टिंग जो है फॉलोइंग बेनिफिट्स पहुंचाता है ऑर्गेनाइजेशन को। पहला, इनिशिएट्स एक्शन, ये पहले ही बताए। डायरेक्टिंग आपका एक्शन को स्टार्ट करने में हेल्प करता है, एक्शन स्टार्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? प्लान को एक्शन की तरफ मूव करना। तो डायरेक्टिंग एक्शन को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट कोऑर्डिनेशन थ्रू कोऑर्डिनेशन, अलग अलग एम्प्लॉय के एफर्ट को आपस में जोड़ता है और आपस में जोड़ के बोलता है चलो आगे बढ़ो। इसको ही क्या बोलते हैं? इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग जॉब पोजीशन है जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और ये सब का परफॉर्मेंस एक दूसरे के साथ ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो डायरेक्टिंग के थ्रू मैनेजर्स क्या करता है? सबऑर्डिनेट को हेल्प करता है, बताता है कि कब क्या और कैसे परफॉर्म करना है प्लान्ड वर्क को, ताकि मेरा डिजायर्ड रिजल्ट आ जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट से, जब तक हम गुड्स अच्छा से मार्केट नहीं करेंगे सेल होगा नहीं। तो मेरे ऊपर सेल्स वाला डिपेंडेंट है। हम मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर दिए, सेल वाला क्लोज ही नहीं कर पाया, तो मेरा मार्केटिंग करके बेकार हो गया। हम लोग दोनों अपना काम अच्छा से किया, प्रोडक्शन में बहुत सारा डिफेक्ट आ गया, प्रोडक्ट पे रिप्लेस हो जा रहा है, रिटर्न आ जा रहा है प्रोडक्ट। तो ये सब क्या है? अलग अलग एम्प्लॉयज के एफर्ट को इंटीग्रेट करता है डायरेक्टिंग। इंप्रूव्स एफिशिएंसी थ्रू मोटिवेशन, क्या मतलब है? देखो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है और उन लोग का एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। कौन? डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग जो है एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेगा। मोटिवेट दो तरह से हो सकते हैं लोग, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मतलब पैसा के थ्रू, बोनस देंगे, सैलरी हाइक देंगे, इंक्रीमेंट देंगे। नॉन फाइनेंशियल मतलब प्रेस्टीज, अवार्ड दे रहे, पोजीशन बढ़ा दे रहे, रिकग्निशन दे रहे, छुट्टी दे दिए, तो ये सब नॉन फाइनेंशियल हो गया। तो इम्प्रूव करता है, इंपॉर्टेंस क्या डायरेक्शन का? डायरेक्शन इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी वर्कर का मोटिवेट करके। फैसिलिटेट चेंजेस, डायरेक्शन जो है चेंजेस को फैसिलिटेट करता है। अब देखो कोई नया चीज़ चेंजेस आ रहा है, कोई बताने वाला है नहीं, वर्कर तो घबरा जाएगा, बट एक सुपरवाइज़र है जो गाइड करेगा। देखो पहले ऐसे होता था, अब ऐसे होगा, अब ये नहीं करना है, अब ऐसे करना है, अब मशीन को ऐसे हैंडल करना है, अब इस मशीन को यूज़ करना है इस तरह से, इसको यूज़ करना है इस तरह से। तो मैनेजर्स या सुपरवाइज़र्स जो चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में आया है उसको स्मूथली फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटेट करने में हेल्प करता है, ऑर्गेनाइजेशन में लागू करने में हेल्प करता है। बैलेंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस रखने में हेल्प करता है। कौन? डायरेक्शन। क्या बैलेंस सर? भाई प्रॉफिट भी बने, सेल्स भी बढ़े, रेपुटेशन भी बना हुआ रहे, गुडविल भी बना हुआ रहे, एम्प्लॉय भी खुश रहे, मैनेजमेंट भी खुश रहे, इन्वेस्टर्स भी खुश रहे, सोसाइटी भी खुश रहे। ये बैलेंस रखने में हेल्प करता है डायरेक्टिंग। कहीं ऐसा नहीं हो कि प्रॉफिट का वजह से गुडविल खराब हो जा रहा है, जो तो माल बेच दे रहे, नहीं। डायरेक्शन हेल्प करता है इन स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबल करने में, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में डायरेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझ में आ रहा है?
डायरेक्ट करता है, ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल हो जाए, स्टेबिलिटी आ जाए और ग्रो करने लगे। समझ में आया? तो ये सब जो था इम्पोर्टेंस है, इसमें से आपको कोई भी 5 पॉइंट पढ़ना है, इसमें से आपको कोई भी 5 पॉइंट पढ़ना है, क्योंकि मैक्सिमम 5 मार्क्स का आएगा तो 5 पॉइंट्स आ सकते हैं। आंसर्स तो हम देंगे किस तरह से इसको लिखने हैं शॉर्ट में। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, देख रहे हो, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, सुपरविजन, मोटिव, ठीक है, ये वाला पॉइंट। ये हो गया। अभी हम लोग आते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में। अब देखो 4 एलिमेंट है डायरेक्शन का या डायरेक्टिंग का, देख रहे हो, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, 4 एलिमेंट्स इन द डायरेक्टिंग प्रोसेस। एक है सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। तो डायरेक्टिंग का 4 एलिमेंट्स है, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। सुपरविजन का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय सुपरविजन? सुपरविजन मीन्स इंस्ट्रक्टिंग। सुपरविजन का मतलब क्या था? सुपरवाइज करना, गाइड करना। सुपरविजन का मतलब हुआ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मॉनिटरिंग द सबऑर्डिनेट बाय द सुपीरियर्स टू इंश्योर दैट दे परफॉर्म देयर जॉब्स इन अकॉर्डेंस विद द प्लान्स एंड इंस्ट्रक्शंस। शॉर्ट में बोला जाए सुपरविजन का मतलब होता है गाइड करना, इंस्ट्रक्शन देना और चेक करना जो मेरा सबऑर्डिनेट है, मेरा जो जूनियर है, उसको जो काम दिया गया है वो उस काम को प्लान के हिसाब से तो कर रहे हैं ना, कुछ वहां से उल्टा सीधा तो नहीं हो जा रहा है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो जा रहा है। इसी काम को बोलते हैं सुपरविजन। सुपरवाइजर देखते हो ना, कोई काम नहीं करता है, सुपरवाइजर बस देखता है, हाँ ठीक हो रहा है तो हाँ हाँ ठीक है, और गाइड करेगा। काम तो एम्प्लॉय करेगा, वर्कर करेगा, सुपरवाइजर सुपरवाइज करता है, चेक करता है। देखो सुपरविजन का कॉन्सेप्ट एंड फंक्शंस ऑफ अ सुपरवाइजर, ये पढ़ना है। बट हम लोग फीचर्स दिया हुआ तो उसको भी आएंगे। तो देखो आप लोग मीनिंग पढ़ लिया सुपरविजन का, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब फीचर्स क्या है सुपरविजन का? पहला, ये एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में सुपरविजन का ज़रूरत है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या मतलब है कंटिन्यूअस प्रोसेस का? ये ऑल द टाइम्स रिक्वायर्ड है ऑर्गेनाइजेशन में, कोई ना कोई सुपरवाइज करे। सुपरवाइज फेस टू फेस कॉन्टैक्ट में होगा, हम तुमको देखेंगे तभी ना सुपरवाइज कर सकते हैं। अच्छा, सुपरविजन का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, जहाँ पे एकदम फील्ड वर्क का काम हो रहा है। टॉप लेवल में सुपरविजन को उतना ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? लो इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ सुपरविजन। इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ सुपरविजन क्या है? सुपरविजन ज़रूरत है ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। एक है मीडिएटर। क्या मतलब है मीडिएटर का? मीडिएटर का मतलब होता है जो 2 लोगों के बीच में काम करता है, सुलह करता है, मीडिएटर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो जय शाह जो बीसीसीआई प्रेसिडेंट है, उसको कोई एम्प्लॉय को, मतलब कुछ प्लेयर को कुछ बोलना है तो डायरेक्ट थोड़ी बोलेगा। वो जय शाह जो प्रेसिडेंट है वो बोलेगा या तो कोच को या तो कैप्टन को, और वो कोच या कैप्टन जो है वो उस प्लेयर को बात करेगा कि जो बीसीसीआई प्रेसिडेंट है वो आपको ये बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया? ये हो गया मीडिएटर का काम कर रहा है कोच और कैप्टन। तो मीडिएटर का मतलब होता है जो एक जगह से सुन के दूसरा जगह तक बात को पहुंचाता है, और ये भी थ्रू सुपरविजन ही होता है। सुपरविजन सुनता है भाई टॉप मैनेजमेंट का ये गोल है, एम्प्लॉय को बता दिया भाई टॉप मैनेजमेंट ये चाहता है, आपको ये सब चीज़ अच्छे से करना पड़ेगा। अच्छा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सुपरविजन जो है रिसोर्सेज को बेस्ट वे में यूज़ करने में हेल्प करता है। सुपरविजन रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है रिसोर्सेज को बेस्ट वे में यूज़ करना, ना ही उसको ओवर यूटिलाइज कर लो, एक्सप्लॉइट कर लो, ना ही अंडर यूटिलाइज रखो। तीसरा है ग्रुप यूनिटी। सुपरविजन जो है ग्रुप को यूनाइटेड रखता है, ग्रुप को एक साथ रखता है। सुपरविजन के थ्रू आपको फीडबैक भी मिल जाएगा एम्प्लॉयज से कि भाई आप जो प्लान आप एसी वाले कमरा में बैठ के बनाए हैं, क्या वो प्लान को इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल है, हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो ये फीडबैक मिल जाता है सुपरविजन के थ्रू। परफॉर्मेंस को कंट्रोल करता है सुपरविजन, हाँ भाई कौन सा काम सही हो रहा है, कौन सा काम गलत हो रहा है।
डिसिप्लिन मेंटेन करने में हेल्प करता है सुपरविजन, और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है। मीडिएटर के तौर पे टॉप मैनेजमेंट का जो इंस्ट्रक्शन है वो एम्प्लॉय तक आराम से पहुंच जाता है, एम्प्लॉय का जो फीडबैक है वो टॉप मैनेजमेंट तक पहुंच जाता है। तो ये क्या किया जाता है, इम्प्रूव करता है कम्युनिकेशन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा, एक फंक्शन ऑफ अ सुपरवाइजर इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो अपने सिलेबस में भी है, फंक्शन ऑफ अ सुपरवाइजर, ये आपको याद रखना है। 5 पॉइंट्स, ज़्यादा नहीं। सेम है, सर्विंग एज अ लिंक मैन, मतलब मीडिएटर। सुपरवाइजर एक लिंक मैन या मीडिएटर का काम करता है ना, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में। इशूइंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस, सुपरविजन जो है वो वर्कर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है, और सुपरवाइजर ही जो है वो ऑर्डर देता है और इंस्ट्रक्शंस देता है एम्प्लॉइज को, ठीक है ना। गाइडिंग सबऑर्डिनेट्स, सुपरवाइजर जो सबऑर्डिनेट्स है, वर्कर्स है, एम्प्लॉइज है, उन लोगों को गाइड भी करता है, गाइड करने में हेल्प करता है, क्या काम कैसे होगा, किस तरह से होगा, करके दिखाता है, बताता है। वर्क शेड्यूलिंग, कौन काम पहले होगा, कौन काम बाद में होगा, कौन काम को सुबह करना है, कौन काम को दूसरे दिन करना है, कौन काम को जाते वक्त करना है, ये सब जो वर्क शेड्यूलिंग है, रूटीन, ये भी सुपरवाइजर का काम है बनाने का। मेंटेनिंग डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मेंटेन करता है सुपरवाइजर, रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेट करके। मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, सुपरवाइजर जो है मॉनिटर करता है अलग अलग वर्कर्स का परफॉर्मेंस, और चेक करता है कि जो परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्लान के हिसाब से काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। इंश्योरिंग सेफ्टी, देखो सुपरवाइजर चेक करता है कि वर्किंग कंडीशन सेफ तो है ना, वर्किंग कंडीशन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, वर्किंग कंडीशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। वर्कर को मोटिवेट करता है, भाई अच्छा करो, बोनस मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल तरीके से। हैंडलिंग ग्रीवेंसेस, जो भी फीडबैक होता है, प्रॉब्लम्स होता है एम्प्लॉइज़ का, सबऑर्डिनेट्स का जो सुपरवाइज़र के अंदर है, वो सब प्रॉब्लम किसको बताएगा, वो बताएगा सुपरवाइज़र को। और सुपरवाइज़र अगर मामला उतना बड़ा नहीं है, छोटा मोटा है, तो ये मामला को सॉर्ट आउट करने का काम भी किसका है, ये मामला को सॉर्ट आउट करने का काम भी जो है वो सुपरवाइज़र का है। एंड रिपोर्टिंग, सुपरवाइज़र जो भी फीडबैक है, ग्रीवेंसेस है, सॉल्यूशंस है, ठीक है ना, रिक्वेस्ट है, ये सब को रिपोर्ट करता है टॉप मैनेजमेंट को। तो ये है फंक्शंस और इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरवाइज़र, ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। तो देखो डायरेक्शन और सुपरविजन के बीच का डिफरेंस। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, कम्युनिकेट करना, इंस्पायर करना ताकि ऑब्जेक्टिव अचीव हो। सुपरवाइज़र का मतलब क्या, सुपरवाइज़र का काम है मॉनिटर करना काम को, कि काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, और उसमें उसको गाइड करना। तो डायरेक्शन का स्कोप जो है एक बहुत वाइड है, और सुपरविजन तो डायरेक्शन का ही एक पार्ट है, सुपरवाइज़र जो है वो डायरेक्शन का ही एक पार्ट है। तो डायरेक्शन एक वाइड फील्ड है जिसके एक छोटा सा पोर्शन सुपरविजन है, ठीक है। ये दो डिफरेंस है, 2 मार्क्स में आ सकता है, इसको भी आप लोगों को पढ़ लेना है। तो ये पहला एलिमेंट हो गया। अब हम लोग आते हैं मोटिवेशन, दूसरा एलिमेंट के तरफ, दूसरा सेकंड एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं मोटिवेशन के तरफ। अब देखो, व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन, मोटिवेशन का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। What is the meaning of motivation? अब देखो, इसको अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बताया जाए तो सबको पता है सर, मोटिवेशन का मतलब है किसी को एकदम जोश दिला देना, किसी को एकदम जोश दिला देना, उसको ही बोलते हैं मोटिवेशन, ठीक है। तो मोटिवेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग और इंड्यूसिंग पीपल टू वर्क फॉर द अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। जैसे हम तुम लोग को मोटिवेट करेंगे, 15-20 मिनट का एक लेक्चर देंगे, ये करना है बाबू, हम लोग को 90% लाना है, जोश में आना है, एकदम दिखा देना है सबको, दुनिया को हिला देना है। तुम एकदम जोश में आ गया, सर सही बोला, फ़ोन वोन ऑफ किए, तुम निकाले कॉपी कलम और पढ़ना चालू,
1-2 दिन हुआ फिर मोटिवेशन ठंडा हो गया। अच्छा ठीक है, अभी तो 4 महीना बाकी है एग्ज़ाम का, क्या अभी से परेशान करना है, तो 5 महीना बाकी है ना, वो हो जाएगा। ये हफ्ता छोड़ रहे, अभी एकदम नेक्स्ट महीना स्टार्ट, तो 5 दिन बाकी है, नेक्स्ट महीना स्टार्ट होगा, पढ़ लेना है। फिर नेक्स्ट महीना स्टार्ट हुआ 1 तारीख, तो आज तो थर्सडे है, थर्सडे से कहाँ पढ़ेंगे, डायरेक्ट मंडे से पढ़ेंगे, वैसे करते करते रहेंगे, है ना। तो ये सब क्या हुआ, ये हो गया शॉर्ट टर्म मोटिवेशन। तो मोटिवेशन से लोग इंस्पायर होते हैं, इंड्यूस होते हैं एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए। अब मोटिवेशन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह से काम करता है, किसी के लिए लॉन्ग टर्म होता है, किसी के लिए शॉर्ट टर्म होता है ना। अब मोटिवेशन एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। इंटरनल तुम्हारे लाइफ में कुछ ऐसा हो गया, तुम बोले नहीं अब तो दिखाना है, ये क्या कर सकते हैं हम, पढ़ना है, इंटरनल मोटिवेशन। एक्सटर्नल, हम तुमको कुछ बोले, ये रिमोट देना, हम तुमको कुछ बोले, तुम जोश में आ गए और तुम जोश में आकर जो है अपना मेहनत कर रहे हो, समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो मोटिवेशन का मतलब समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का फीचर जो है वो अपने सिलेबस में नहीं है, इसका मेनली जो है वो मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स को हम लोग को ध्यान से समझना है। फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, तो मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है ना, ये पर्सनल नीड्स और वांट्स के थ्रू मोटिवेशन होता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तुमको डेली हमको कुछ ना कुछ बोलते रहना होगा, मोटिवेट करते रहना होगा, तब तुम्हारा जो मोटिवेशन है वो लंबा चलेगा। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, हर किसी को सेम तरीके से मोटिवेट नहीं किया जा सकता है, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीक़ा से मोटिवेट किया जाता है। गोल ओरिएंटेड है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन मोटिवेट करते क्यों है, ताकि जो गोल है, डिजायर्ड गोल है, वो गोल फुलफिल हो जाए, ठीक है ना, वो गोल पूरा हो जाए, इसीलिए मोटिवेट किया जाता है। नेक्स्ट, पॉजिटिव भी हो सकता है मोटिवेशन, नेगेटिव भी हो सकता है। अब देखो, मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। अब पॉजिटिव मोटिवेशन के एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पापा बोले कि सुनो, अगर 90% लाए तो तुमको जो है एक बाइक दिला देंगे, बुलेट दिला देंगे। तुम खुश, अरे वाह 90% लाने से बुलेट मिल जाएगा, तुम खूब मेहनत करे हो ताकि तुम्हारा 90% आ जाए, क्यों, तुमको बुलेट चाहिए। तो ये तुम्हारे फादर तुमको मोटिवेट किया पॉजिटिव वे में। दूसरा, नेगेटिव मोटिवेशन, पापा बोल दिए जहाँ फेल हुआ तो रिक्शा दिला देंगे और मोहल्ला में रिक्शा चलाओगे। अब तुम डर गए, तुम बोले नहीं बाबा फेल हो गए, कहीं सच में रिक्शा दिला दिए तो मोहल्ला में रिक्शा चलाना पड़ेगा। अब तुम डर से पढ़ने लगे कि फेल हो गए तो बहुत बेइज्जती होगा, बहुत बात सुनना पड़ेगा, मोहल्ला में कोई इज्जत नहीं बचेगा, रिश्तेदार लोग ताना मार मार के जान ले लेगा, तो तुम पढ़ने लगे इस डर से। तो तुमको मोटिवेट किया गया पढ़ने के लिए, लेकिन इसको बोलेंगे नेगेटिव मोटिवेशन। समझ में आया, इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव मोटिवेशन। ये इंटीग्रेटेड रहता है, मतलब मोटिवेशन जो है ये पर्सन के साथ इंटीग्रेटेड रहता है, इसको पर्सन से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। जैसे हम मोटिवेट हो गए, तुम मोटिवेट नहीं हुए, तो हम बोलेंगे ठीक है हम अपना मोटिवेशन को उठा के तुमको दे रहे, ये चीज़ नहीं होगा। क्लियर हुआ पॉइंट, ठीक है। चलो अब लोग नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन में। क्या मतलब है सर इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन का, क्या ये अच्छा एक काम करते हैं, यहीं पे रोक देते हैं हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि क्लास फिर बहुत लंबा हो जाएगा, थ्योरेटिकल क्लास इतना लंबा करना सही नहीं है, यहीं तक टिक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मोटिवेशन को पूरा कंप्लीट करेंगे, हम लोग का सिलेबस है, मोटिवेशन को पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। और फिर मोटिवेशन को कंप्लीट करने के बाद अगर टाइम रहेगा तो फिर लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ यही वीडियो जो है यूट्यूब में रहेगा, रिमेनिंग वीडियोस यूट्यूब में नहीं आएगा। रिमेनिंग ये क्लास को कंप्लीट करने में हमको 2-3 वीडियोस और लगेगा, मिनिमम तो 3 क्लास लगेगा ही लगेगा ये पूरा टॉपिक को कंप्लीट करने में, बट वो यूट्यूब में अवेलेबल नहीं रहेगा। ये जो पहला वीडियो है ये यूट्यूब में अवेलेबल है। अब नेक्स्ट क्लास का जो एक्सप्लेनेशन है वो यूट्यूब में नहीं रहेगा, उसके लिए आप लोग को हम लोग का पेड बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। नंबर ऑलरेडी आप लोग को बता दिए है, ये नंबर में फ़ोन करिए और हम लोग का पेड बैच ज्वाइन करिए, ताकि अपना पूरा काम को आप अच्छे से कंप्लीट कर पाए, पूरा सिलेबस को अच्छे से हम लोग के साथ कंप्लीट कर पाए, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे करते हैं पॉज।
थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। इसको कंटिन्यू करेंगे यहीं पर से, ठीक है। इम्पोर्टेंस से ही हम लोग वापस से कंटिन्यू करेंगे। जो पेड बैच के स्टूडेंट है वो लोग मार्क करके रखिए, हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए।